Hello everyone, I am Kritika welcoming you all in our today's mock test. So without wasting much time, let's start with the questions as soon as possible. So कल वाला सेम प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं, उस सेम पैटर्न में क्वेश्चंस हैं. द कैटेगरी इज ऑब्वियसली डिफरेंट, द क्वेश्चंस आर ऑल्सो ऑब्वियसली डिफरेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. चलिए पहले हम डायरेक्शंस देखते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सी इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड. ये फॉलोइंग जो हमें पैसेज दिया गया है इसमें से यू माइट ऑल बी अवेयर विद दिस दैट कुछ जो वर्ड्स हैं वो डिलीटेड हैं ऑलरेडी और हमको क्या करना है, उस ब्लैंक को कंप्लीट करना है. सो वी हैव टू फिल दीज ब्लैंक्स विद द ऑल्टरनेटिव्स. हमें पीछे ऑल्टरनेटिव्स भी दिए गए होंगे, उनके अकॉर्डिंग हमें इनको फिल करना है. तो पहले हम क्या करेंगे, पैसेज को देखेंगे, पैसेज को कंप्लीट करेंगे, एक बार रीड करके स्टडी करेंगे अच्छे से थरली एंड देन वी विल सी. लेट्स स्टार्ट. Seafood exports from India dash yet to gather momentum as dash prices, adverse weather conditions and dash continue to affect stocking of shrimps, which account for about 3/4 of the dash from export of marine products. ठीक है, यहाँ पे आकर के एक सेंटेंस खत्म हुआ है. सी दैट मीन्स दैट सी फूड फ्रॉम जो सी फूड जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, राइट, उसमें अभी भी गैदर इट्स स्टिल लैक्स मोमेंटम. अभी भी इट नीड्स करेज सो दैट उसमें मोमेंटम आ जाए. एंड एज डैश प्राइसेस, जो प्राइसेस हैं वो क्या करते हैं, दे हैव एडवर्स वेदर कंडीशंस. प्राइसेस हो गए, एडवर्स जो वेदर कंडीशंस हैं, और जो ब्लैंक है वी विल सी व्हाट इंफॉर्मेशन इट रिक्वायर्स, वो कंटिन्यू करते हैं अफेक्ट करना, असर डालना, स्टॉकिंग, इकट्ठा करना जो श्रिम्प्स होते हैं. श्रिम्प्स यू माइट बी अवेयर विद दिस. श्रिम्प्स इज अ टाइप ऑफ सी फूड, राइट. सो विच अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द डैश, जो अकाउंट करता है अबाउट 3/4 ऑफ द डैश फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स. एक्सपोर्ट होते हैं जो मरीन प्रोडक्ट्स उनसे. दिस अपार्ट सी फूड एक्सपोर्टर्स आर फेसिंग, ये चीज़ होने के बाद भी जो सी एक्सपोर्टर्स हैं वो फेस कर रहे हैं अभी भी डैश फ्रॉम द सी फूड इम्पोर्ट मॉनिटरी प्रोग्राम. ये जो मॉनिटरी प्रोग्राम है उनसे अभी भी ये लोग जो प्रॉब्लम्स हैं एक्सपोर्ट करने के लिए सी फूड को वो फेस कर रहे हैं. Being implemented by the US and it is one of the largest buyers of Indian shrimps. जो इम्प्लीमेंटेड किया गया है यूएस के द्वारा, राइट, और वो क्या है, एक बहुत बड़ा और लार्जेस्ट बायर है किसका, इंडियन श्रिम्प्स का, राइट. सो ये जो हमारा पूरा पैसेज हो गया, हमने पूरे पैसेज में समझ लिया इसका टॉपिक क्या था. इन शॉर्ट इट्स अबाउट एक्सपोर्टिंग ऑफ श्रिम्प्स और बेसिकली वी कैन से सी फूड. चलिए अब हम इसके ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे. हमें हर ब्लैंक के लिए जो दिए गए हैं उनको अकॉर्डिंगली हम फिल करेंगे. सो सी फूड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया डैश टू और डैश येट टू गैदर मोमेंटम. क्या वॉज अभी की बात हो रही है, राइट, तो वॉज नहीं आएगा. बी विल ऑल्सो नॉट कम, हैज़ विल नॉट ऑल्सो कम. क्या आएगा, प्रॉपर वर्ड क्या होगा, आर होगा यहाँ पे. वाई, सी फूड एक्सपर्ट्स की बात हो रही है और ये प्रेजेंट सिचुएशन है एंड दे आर इन न्यूमरस नंबर, राइट. सो यहाँ पे हम आर का यूज करेंगे. तो जो हमारा फर्स्ट ब्लैंक है उसमें आर आएगा और जो हमारा आंसर है 76 क्वेश्चन का वो आर है, तो हम उसको टिक कर देंगे. इज दैट फाइन. चलिए आगे चलते हैं और जो नेक्स्ट ब्लैंक होंगे उनको हम देखते हैं. सेम अभी सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, बस हर शीट पे सेम पैराग्राफ है, क्वेश्चंस नीचे से चेंज होंगे. देखिए अब सेकंड ब्लैंक के लिए फर्स्ट पे हमने आर नोट किया था, सेकंड के लिए अभी देखते हैं हम. देखिए सी फूड एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडिया आर येट टू गैदर मोमेंटम एज, कौन से प्राइसेस अफेक्ट कर रहे हैं, हाई प्राइसेस, लो प्राइसेस, लिटिल प्राइसेस या स्मॉल प्राइसेस. कौन से प्राइसेस है जो असर डाल रहे हैं, लो प्राइसेस, तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे लो प्राइसेस. कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें प्राइसेस की जो हमारे अकॉर्डिंग जो प्राइसेस होते हैं वो असर डालते हैं, तो लो अगर प्राइसेस होंगे तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट. सो वी हैव चूज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लो. चलिए ठीक है, अभी हम नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं. यहाँ पे आर और लो हमने फॉलो कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है. अगेन आर एंड लो. थर्ड देखते हैं हम क्या होगा.
So seafood exports from India are yet to gather momentum as low prices, adverse weather conditions, जो weather conditions होती हैं, जो adverse होती हैं, ठीक है, and dash continue to affect. और क्या चीज़ है जो affect करती है stocking of shrimps को? Bugs? No. Diseases? Yes. Disease हो सकता है, ये एक हमारे पास alternative option हो सकता है जो असर डालता है. Viruses? No. And maladies? No. क्या आंसर होगा इसका? डिजीज होगा, राइट? सो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे टिक कर देंगे और यहाँ पे नोट कर देंगे डिजीजेस. फाइन, चलिए आगे वाले ब्लैंक को देखते हैं नेक्स्ट शीट पर जाकर के. अगेन आर लो डिजीजेस एंड नाउ कंटिन्यू करते हैं आगे फोर्थ ब्लैंक के साथ. Seafood experts from India are yet to gather momentum as diseases continue to affect stocking of shrimps, which account for about 3/4 of the dash from export of marine products. क्या account करता है ये? Income या फिर बी ऑप्शन टेकिंग या फिर सी ऑप्शन रेवेन्यू या फिर कैश. अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो क्या जनरेट होता है? रेवेन्यू जनरेट होता है. तो वो हमारा कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, राइट? सो हम क्या करेंगे यहाँ पे रेवेन्यू को टिक कर देंगे एंड वी विल नोट डाउन ओवर हियर रेवेन्यू. अंडरस्टूड. चलिए अभी हमारा लास्ट ब्लैंक रह गया है, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, पीछे पेज पे जा करके प्रॉपरली सबको फिल करके लास्ट वाले ब्लैंक को भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है? आर लो डिजीजेस रेवेन्यू. नाउ लेट्स वेट फॉर द लास्ट ब्लैंक. क्या होगा पूरा एक साथ रीड करते हैं, देन वी विल सी. Seafood exports from India are yet to gather momentum as low prices, adverse weather conditions and diseases continue to affect stocking of shrimps, which account for about 3/4 of the revenue from export of marine products. This apart, seafood exports are facing. क्या इन सब चीज़ों के बाद में भी जो सी फूड के एक्सपोर्टर्स हैं वो क्या फेस कर रहे हैं? आर फेसिंग डैश फ्रॉम दी सी फूड एक्सपोर्ट मॉनिटरिंग प्रोग्राम. जो SIMP है वो उनको क्या कर रहा है? इज इट बीन प्रोवाइडिंग देम विद प्लेजर और कैप्चर, रैप्चर और वी कैन से प्रेशर? क्या चीज़ वो लोग फेस कर रहे होंगे? कौन सा हर्डल आ रहा होगा? प्रेशर ही दे रही होगी, राइट, द फर्म. सो हम क्या नोट करेंगे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रेशर. ओके, तो यहाँ पे जाकर के हमारा पूरा जो पैसेज है कंप्लीट होता है. लेट्स सी टुगेदर. Seafoods exports from India are yet to gather momentum as low prices, adverse weather condition and diseases continue to affect stocking of shrimps, which account for about 3/4 of the revenue from export of marine products. This apart, seafood exporters are facing pressure from the seafood import monitoring program, जिसे SIMP भी कहा जाता है, being implemented by the US. कौन implement कर रहा है इसको? US implement कर रहा है and it is one of the, क्यों implement कर रहा है? क्योंकि वो एक largest, it is one of the largest buyers of Indian shrimps. Indian shrimps का वो क्या है? largest buyer है. ठीक है, समझ आ गया? तो यहाँ पे हमने 80 क्वेश्चन तक कर लिया, ठीक है, जो पैसेज में थे. किसके वे में? क्लोज टेस्ट के वे में. अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे, देखते हैं. Select the antonym of the given word stationery. अब stationery का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? It's not about जो accessories tools होते हैं पढ़ाई करने के लिए, it's not that type of stationery, या ये वो वाला stationery नहीं है. यहाँ पर stationery का मतलब है something which is not moving. कोई चीज़ जो मूविंग एबिलिटी में नहीं होती है या फिर मूविंग कंडीशन में नहीं होती है उसको कहते हैं स्टेशनरी. अभी इसके एंटोनिम बताना है. एंटोनिम मतलब ऑपोजिट बताना है, एकदम कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड बताना है इसका. तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, लेट्स सी देम. ए है स्टैंडिंग. स्टैंडिंग बहुत सिंपल सा वर्ड है, समथिंग विच इज स्टैंडिंग. वी ऑल माइट बी अवेयर विद दिस वर्ड. बी स्पीडी. स्पीडी मतलब कोई चीज़ जिसकी हम स्पीड को
देखते हैं, नोट करते हैं, राइट। सी इज मूविंग, अभी नॉट मूविंग हमने इसका मीनिंग देखा, तो इसका एंटोनिम उल्टा तो मूविंग, इजीली हम इस चीज से, इस वर्ड से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। स्टेशनरी मतलब समथिंग विच इज नॉट मूविंग, जो स्टिल रहती है, इसका अपोजिट क्या होगा, समथिंग विच इज मूविंग। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सी ऑप्शन हमारा जो आंसर होगा हम उसको टिक कर देंगे। डी ऑल्टरनेटिव जो हमारे पास था वो था फास्ट। फास्ट वो भी एक कैटेगरी है स्पीड का, राइट, फास्ट स्लो। तो हमारा आंसर क्या होगा 81 क्वेश्चन का, इट इज मूविंग। ठीक है, चलिए अभी हम आगे चलते हैं 82 क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब क्या होता है, सुपरसीड मतलब टू अनडू, अनडू कर देना, टू अनडू एनी रूल, लॉ और ऑर्डर। क्या मतलब होता है सुपरसीड का, किसी रूल को, किसी ऑर्डर को अंडू कर देना। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके लिए सिनोनिम, सिनोनिम क्या होता है, एंटोनिम का उल्टा होता है। एंटोनिम में हम अपोजिट वर्ड ढूंढते हैं, सिनोनिम में हम सिमिलर वर्ड ढूंढते हैं। वर्ड्स कैन बी डिफरेंट बट उनका जो मीनिंग है वो सिमिलर या फिर सेम होना चाहिए। तो चलिए, ए है सस्पेंड। सस्पेंड मतलब टू हैंग समवन फ्रॉम समथिंग एल्स, किसी को किसी चीज से सस्पेंड कर देना, राइट, हैंग कर देना, राइट। तो इसका मीनिंग मैं आप लोग के लिए नोट कर देती हूं, टू हैंग समवन फ्रॉम समथिंग एल्स, फाइन। सो ये हमारा सस्पेंड का मतलब हो गया। बी ऑप्शन है हमारा इनफोर्स। इनफोर्स मतलब किसी को फोर्सिबली, कोई रूल को, ठीक है, किसी लॉ को फॉलो करने के लिए प्रेशराइज करना, राइट। तो इसका मीनिंग भी नोट कर देती हूं, टू मेक समवन फॉलो पर्टिकुलर रूल या फिर लॉ, फॉलो पर्टिकुलर लॉ बाय फोर्सिंग देम। फोर्स करके किसी रूल को, किसी लॉ को फॉलो करवाना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, सी ऑप्शन है हमारा रिपील। रिपील मतलब कंसीडर करना या अनाउंस करना, किसी ऑफिशियली अनाउंस कर देना, कोई रूल है, कोई लॉ है, ठीक है, कोई भी ऑफिशियल चीज है, जब वो इनवैलिड हो जाती है उसको क्या कहते हैं, रिपील कहते हैं। टू ऑफिशियली, okay, you might get confused with the color, so let me just make a partition for the same. Okay, to officially announce about cancellation, or I can say that to officially say about a law or order that it is invalid। ऑफिशियली अनाउंस कर देना, ऑफिशियली बता देना, कोई रूल है, कोई ऑर्डर है, वो क्या हो गया है, इनवैलिड हो गया है। ओके, एंड डी इज सेट असाइड। सेट असाइड मतलब भी क्या होता है, टू अनडू एनी रूल, लॉ और ऑर्डर, सेम व्हाट इज बीन गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, दैट इज सुपरसीड। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इट्स द ऑप्शन नंबर डी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अंडरस्टूड, चलिए ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 पे। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें इनमें से ढूंढना है। ए क्या है? ए इज प्रोनाउंसिएशन, बी इज रिपर्क्शन, C is C we can pronounce it as rehabilitation or we can also call it as rehabilitation and D is tuition। अभी हमें पता लगाना है इन चारों वर्ड में से करेक्ट जो स्पेलिंग है वो कौन से वर्ड की है। सो लेट्स सी। ए प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? प्रोनाउंस करना किसी चीज को, राइट? प्रोनाउंसिएशन का सही स्पेलिंग क्या होगा? प्रोनाउंसिएशन। अभी ये पता चल गया कि ये सही स्पेलिंग नहीं दिया हुआ था, राइट? तो इसमें एरर है, सो ए विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सी इज रिपर्क्शन। रिपर्क्शन की स्पेलिंग क्या होती है करेक्ट? REPERCUSSION, दैट इज रिपर्क्शन। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे हमें कंसिडरेबल हो गया कि ये भी सही आंसर नहीं होगा। Now let's see the C option, that is rehabilitation। rehabilitation का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ये एक्शन होता है। पहली बात तो इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? rehabilitation का मतलब होता है द एक्शन, एक कोई एक्शन जो हम ऐसा करते हैं किसी इंसान को, फॉर एग्जाम्पल कोई डिजीज हो गई थी या किसी तरीके से कोई चीज़ डैमेज हो जाती है, हम उसको रिस्टोर करते हैं, हम उसको ठीक करते हैं, उसको कहते हैं रिहैबिलिटेशन। तो इसका मीनिंग क्या होगा? मैं मीनिंग लिख रही हूँ, आई विल नोट इट विद द ब्लैक पेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। रिहैबिलिटेशन मतलब द एक्शन, द एक्शन of restoring someone or something that has been damaged। जो डैमेज हो गई थी उसको क्या करना? रिस्टोर करना। ठीक है, तो ये हो गया रिहैबिलिटेशन का मीनिंग। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट, दैट इज नेक्स्ट वर्ड जिसे हम ट्यूशन। ट्यूशन का मतलब सब जानते होंगे यहाँ पर, राइट? टू गाइड समवन इन स्टडी, पढ़ाई में किसी को गाइड करना। इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है? TUITION। तो ये भी रॉन्ग स्पेलिंग थी, सो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। तो हम क्या करेंगे? इसको टिक कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड था? नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 84, दैट इज सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इस इडियम का हमें मीनिंग बताना है। क्वेश्चन है टू ब्रेक द आइस। ये पता होगा, टू ब्रेक द आइस मतलब एक पॉइंट पे पहुंच जाना जब पहले आप नर्वस हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई स्पीच देने जाते हैं और यू आर फेसिंग लॉट ऑफ ऑडियंस, बहुत सारे लोग आपके सामने बैठे हैं, ठीक है, आप अब जब कोई स्पीच देने जा रहे हैं, कुछ कन्फ्रंट करने जा रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग फॉर एंकरिंग, आप स्टार्टिंग में क्या होंगे? यू माइट बी नर्वस। जब आप जाकर वहाँ पर अपने आप को सेटल करते हैं, यू हैव अ गुड आई कॉन्टैक्ट विथ ऑल द पीपल प्रेजेंट ओवर देयर, सो जो एक पॉइंट आता है, आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, सो वो जो पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? टू ब्रेक द आइस, मतलब कि टू फील कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड। सो लेट्स सी हमारे पास ऑप्शन क्या है इसको जस्टिफाई करने के लिए इसके मीनिंग को। ए है मेक पीपल एंग्री, सो इट्स नोवेयर रिलेटेबल, आसपास भी नहीं है ये मीनिंग के। मेक पीपल लाफ, नो। मेक पीपल एक्साइटेड, नो। डी ऑप्शन मेक पीपल रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल, यस, लोगों को कंफर्टेबल फील कराना, रिलैक्स्ड फील करवाना। सो हमारा जो डी ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। To break the ice, that means sorry for that, make people relaxed and comfortable। अगर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दूं तो आप ये समझ सकते हैं, द जोक, ठीक है, ओके, मैं ये लिख देती हूँ आप लोग के लिए, इट्स एन एग्जाम्पल। द जोक really
broke the ice at the conference. After that, we felt really comfortable. देखिए इसका मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ मैं। द जोक, जो जोक था जिसने किसी ने भी क्रैक किया होगा, रियली ब्रोक द आइस, वहाँ पे उसने आइस ब्रोक कर दिया, मतलब कंफर्टेबल फील करा दिया। कहाँ पे? एट द कॉन्फ्रेंस मीटिंग में। आफ्टर दैट, आफ्टर क्रैकिंग दैट जोक, उस जोक को सुनने के बाद में वी फेल्ट रियली कंफर्टेबल, हम एकदम कंफर्टेबल हो गए, हम रियली वहाँ पे एकदम रिलैक्स्ड हो गए। सो दैट मीन्स टू ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? मेक पीपल रिलैक्स एंड कंफर्टेबल। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। इसमें हमें एक वर्ड बताना है जो मीन करता है सेम हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी। फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी, ये हमें वर्ड दिया गया है, इसका हमको क्या बताना है? मीनिंग बताना है वन वर्ड में। फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी मतलब टू टॉन्ट समवन, ओके, और टू टॉन्ट समवन और इन अ ह्यूमर, कोई ह्यूमर क्रिएट करना, इसका मतलब होता है फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी का। ठीक है, इन अ ह्यूमर। चलिए इसके अब हम ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करना, डिफरेंस करना, पार्शियल होना किसी चीज को लेकर के, राइट? सो टू बी पार्शियल। टू बी पार्शियल, और आई कैन ऑल्सो से दैट टू डिस्क्रिमिनेट, टू हैव अ डिफरेंस। बी, रिडिक्यूल। रिडिक्यूल का मतलब क्या होता है? टॉन्ट करना, टॉन्टिंग। नेक्स्ट इज सटायर। सटायर मतलब क्या होता है? कोई चीज जो ह्यूमर में होती है। दैट इज सेम एज फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी, राइट? सो जो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, दैट इज सटायर। ओके, तो हमने कंटेम्प्ट, लास्ट ऑप्शन इज कंटेम्प्ट। So contempt, you might be aware with the word contempt, that is to ridicule. So जो सही ऑप्शन है वो क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी है। That means the same as the question, that is full of criticism and mockery. Fine. Now let's move further to the next question, question number 86. Select the antonym of the given word strife. स्ट्राइफ मतलब क्या होता है? स्ट्राइफ मतलब टू इम्पेशेंट होना, गुस्सा होना किसी चीज को लेकर के, दैट इज व्हाट? स्ट्राइफ। अब हम इसका उल्टा देखेंगे। स्ट्राइफ का मतलब मैं नोट कर देती हूँ, एंग्री। लेट्स सी, ए इज वॉर। एंटोनिम बताना है हमें, इसका उल्टा बताना है। ठीक है, एंग्री का उल्टा होना चाहिए, स्ट्राइफ का उल्टा होना चाहिए, समथिंग विच इज रिलेटेड टू कामनेस एंड पीस। चलिए देखते हैं। ए इज वॉर। वॉर इज ऑल्सो समथिंग जो कोई तरह का वायलेंट बिहेवियर है, तो इसका एंटोनिम नहीं होगा। बी इज पीस। अभी मैंने आपको जस्ट कुछ सेकंड पहले कहा दैट इसका एंटोनिम क्या होना चाहिए? समथिंग विच इज अबाउट कामनेस एंड पीस, तो वो हमारा बी ऑप्शन है, हमने उसको यहाँ पे टिक कर दिया। आगे देखते हैं, एंगर, गुस्सा, राइट? नेक्स्ट इज वो। वो मीन्स सॉरो, इन अ स्टेट ऑफ सॉरो। चलिए ठीक है, अंडरस्टूड। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87 पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक। ब्लैंक को फिल करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चूज कीजिए। द एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश मंडे। एग्जामिनेशन कब से बिगिन होंगे ये बताना है। अब जब कोई हम ड्यूरेशन बताते हैं किसी चीज का, तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ऑन यूज करते हैं, राइट? व्हेन वी से अबाउट समथिंग विच इज अबाउट द ड्यूरेशन, कब से कोई चीज शुरू होने वाली है, उसके लिए ऑन का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? ऑन आएगा। चलिए पर हम पहले क्या करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ए है फ्रॉम, नो।
द एग्जामिनेशन विल बिगिन इन मंडे, एट मंडे, नो, क्या होगा, ऑन होगा हमारा आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक। पोएट्स हैव कंपेयर्ड दिस वर्ड डैश अ स्टेज। पोएट ने कंपेयर किया है इस वर्ड को स्टेज से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब पहला ऑप्शन है विथ, पोएट्स हैव कंपेयर्ड दिस वर्ड विथ स्टेज। अब आप सोचेंगे मैम यहाँ पे विथ आ जाएगा, बट एक रूल होता है विथ के कंपैरिजन को यूज करने के लिए। जब कोई कंपैरिजन दो सेम एंटिटी में होता है, सेम चीजों में होता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर कंपैरिजन हो रहा है दो किंग का, अकबर और औरंगजेब का, वहां पे हम विथ का यूज कर सकते हैं। दैट अकबर इज बीइंग कंपेयर्ड विथ औरंगजेब, सेम एंटिटी है, सेम कैटेगरी है, तो वहां पे विथ आ जाता। तो यहाँ पे क्या आएगा, पोएट हैव कंपेयर्ड दिस वर्ल्ड टू अ स्टेज। किस पे कंपेयर किया है, टू से किया है। टू क्यों आता है, जब कोई डिफरेंट एंटिटीज में कंपैरिजन होता है। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, टू आंसर होगा। अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फैब्यूलस। फैब्यूलस, फैब्यूलस जॉब, किसी को एप्रिसिएशन जब हम देते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, तब हम फैब्यूलस वर्ड को यूज करते हैं, राइट। तो फैब्यूलस मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटिफुल, राइट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्मिंग, सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। चलिए ठीक है, अब हम इसका क्या ढूंढते हैं, सिनोनिम, सेम वर्ड ढूंढते हैं। A is beautiful, B is marvelous, C is interesting and D is charming। अब कोई चीज को और ज्यादा अच्छा बताना है तो कौन सा वर्ड होगा, marvelous होगा, fabulous का सिनोनिम। अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं 90th क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक। Simon dash very polite at the moment because he wants to make a good impression। साइमन क्या है, अभी बहुत शांत है, क्यों, क्योंकि उसको अपना अच्छा एक इम्प्रेशन क्रिएट करना है। तो साइमन was being, अभी करना है, सी अभी करना आ रहा है तो was being होगा, नो, has been, नो, is behaving, नो, is being, yes, Simon is being very polite, बहुत पोलाइटली वो बिहेव कर रहा है एट दी मोमेंट, अभी की मोमेंट पे, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक अ गुड इम्प्रेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 91 पे। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। इसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, इस आर्ट को क्या कहते हैं जिसमें प्रिजर्व की जाती है स्किन, किस किस की, एनिमल्स की, बर्ड्स की और फिश की। चलिए हम देखते हैं क्या ऑप्शन है। ए है टैक्सोनॉमी, ठीक है, बी है टैक्सीडर्मी, सी है टोपोलॉजी एंड डी है सेसिमोलॉजी। तो जो टैक्सीडर्मी वर्ड है वो क्या होता है, वो होता है आर्ट, प्रिजर्व करने का स्किन, जो एनिमल्स की होती है, बर्ड्स की होती है और फिश की होती है। अब टोपोलॉजी तो क्या होता है, टोपोलॉजी तो एक एरिया होता है, एक स्टडी होती है किसकी, ज्योग्राफिकल प्रॉपर्टीज की। सेम सिस्मोलॉजी क्या होता है, ये भी एक डिपार्टमेंट होता है, वी कैन से दैट इज कंसर्न्ड विद अर्थक्वेक्स, ऐसी चीज़ों से वो कंसर्न होता है, उसके फिनोमिना से वो कंसर्न होता है। ठीक है, और टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो सही आंसर जो है आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश का आंसर क्या होगा, टैक्सीडर्मी होगा। इफ यू वांट फॉर योर हेल्प आई कैन नोट डाउन द मीनिंग ऑफ दीज थ्री एज वेल। टैक्सोनॉमी इज द क्लासिफिकेशन of what we say, the classification of organisms. Next, topology, the study of geographical properties.
नेक्स्ट सेसमोलॉजी, इसका मीनिंग क्या होता है? द डिपार्टमेंट या फिर वी कैन से द ब्रांच concerned with earthquakes and its phenomena. Yes students, understood? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पे। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को हमको ढूंढना है। ए इज मिस्चीवियस। मिस्चीवियस कौन होता है? शैतान, एक इनोइंग पर्सन। बट मिस्चीवियस की स्पेलिंग क्या होती है? MISCH, राइट? MISCH इतना राइट है। अब क्या होता है? IE होता है या EI होता है? IE होता है। MISCHIEVOUS, मिस्चीवियस। मिस्चीवियस मतलब एन अनोइंग पर्सन, कोई इंसान जो बहुत परेशान करता है, बहुत शैतान होता है, बहुत अनॉय करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मिसकैरेज। मिसकैरेज इज अबॉर्शन, राइट? सो मिसकैरेज का वर्ड प्रॉपरली स्पेलिंग क्या होता है? MISCARRIAGE, मिसकैरेज। दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। फाइन, ये हमारा सेकेंड वर्ड हो गया। थर्ड है हमारा वर्ड मिसडिमिनर। मिसडिमिनर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एनीवन हु हैज आइडिया अबाउट मिसडिमिनर? एंड लास्ट वर्ड जो हमारा है वो है मिसनॉमर। देखिए ये क्या होता है? दैट इज अबाउट समवन हु इज मिस्चीवियस। मिसकैरेज, मिसडिमिनर, यस ये स्पेलिंग है, ये एक ही है जो बिल्कुल सही है। लास्ट है मिसनॉमर। मिसनॉमर की स्पेलिंग क्या होती है? MISNOMER, दैट इज मिसनॉमर। मिसनॉमर मतलब रॉन्ग नेम, किसी का गलत नेम बताना या रॉन्ग नेम, राइट? सो जो हमारा सही स्पेलिंग है, सही स्पेल्ड वर्ड है, राइट स्पेल्ड वर्ड है, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है, वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज मिसडेमिनर। फाइन, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93 पे। Select the meaning of the given idiom. Have a chip on one's shoulder. Have a chip on one's shoulder, that means to be angry with someone, right? किसी के against anger या कोई grudge होना। तो जो हमारा A ऑप्शन है वो क्या है? Nurse a grudge, that is the right option. B is feel physically tall, no. Suffer an ailment, no. Carry a burden, no. सही क्या है? Nurse a grudge। ठीक है, अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं तो क्या दूंगी? दैट यू माइट हैव or you might have a chip on your shoulder if you think that Joy is angry with you. Why? Because he's a silent person. He likes being silent, so he might not talk much with you. मतलब समझ आया कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि जॉय जो है दैट ही इज एंग्री ऑन यू, सो दैट इज नॉट ट्रू। ही इज अ साइलेंट पर्सन, उसे साइलेंट और काम रहना पसंद होता है। सो दिस इज और दैट इज यू हु इज हैविंग अ चिप ऑन योर शोल्डर, राइट? सो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया और हमारा क्वेश्चन हो गया 93rd। इसका एग्जाम्पल क्या है? सॉरी, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज नर्स अ ग्रज। फाइन, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94 पे। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एंटीक। एंटीक मतलब क्या होता है? कोई चीज जो बहुत पुरानी होती है, समथिंग विच इज ओल्ड एंड यूनिक, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज अ एंटीक। अब हम ऑप्शन देखते हैं, इसका हमको उल्टा बताना है, एंटोनिम बताना है। ए ऑप्शन है कॉमन। कॉमन मतलब समथिंग विच इज नॉर्मल, विच इज ऑर्डिनरी, राइट? बी इज रिसेंट। रिसेंट क्या होता है? अब ओल्ड कोई चीज़ है जिसको हम एंटीक बोलते हैं, रिसेंट यहाँ पे हमारा एंटोनिम हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? बी पॉइंट को टिक कर देंगे।
सी इनोवेटिव, कुछ इनोवेशन लाते रहना, एंड डी इज यूथफुल, यूथफुल इज अबाउट यूथ। तो हमारा यहाँ पे एंटोनिम क्या हुआ एंटिक का? ऑप्शन नंबर बी हुआ, दैट इज रिसेंट। फाइन, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ कन्फ्रंट। कन्फ्रंट क्या होता है स्टूडेंट्स? फेस टू फेस, और आई कैन से टू कम फेस टू फेस, या कोई भी बात होती है उसे फेस टू फेस कह देना, कन्फ्रंट कर लेना, मान लेना। ठीक है, तो अब हमको इसका एंटोनिम बताना है। ए है डॉज, डॉज मतलब होता है टू चीट, किसी को चीट करना, धोखा देना, कुछ छुपाना। डिफाई मतलब डिसओबे करना किसी को। ओके, स्कॉर्न मतलब डिसरिस्पेक्ट करना, राइट, डिसरिस्पेक्ट करना। एंड फ्लोट मतलब होता है टू डिसरिगार्ड। ठीक है, डॉज मतलब टू चीट, धोखा देना। डिफाई मतलब टू डिसओबे, किसी की बात ना मानना। सी स्कॉर्न मतलब डिसरिस्पेक्ट करना, एंड डी फ्लॉट मतलब डिसरिगार्ड करना। तो सही जो अपोजिट वर्ड होगा टू कम फेस टू फेस, कन्फ्रंट करने का क्या होगा? धोखा देना, छुपा के रखना, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, दैट इज डॉज। Fine. So here we are done with the question number 95th. Now let's come further with the question number 96th. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सब्स्टिट्यूट करना है अगर हमें लगता है that there is a need to substitute it. देखिए, we generally select one of the most intelligent student of the school for this award. हम जनरली सेलेक्ट करते हैं एक बच्चा, ठीक है, सब बच्चों में से, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है इस अवार्ड के लिए। अब वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट के बाद आपको नहीं लगता प्लूरल फॉर्म आना चाहिए स्टूडेंट का? स्टूडेंट्स होना चाहिए, राइट, होना चाहिए ना। तो चलिए अभी हम ऑप्शन देखते हैं। ए, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। बी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, या फिर बी हमारा क्या है? वन ऑफ द इंटेलिजेंट मोस्ट स्टूडेंट्स, ये तो नहीं होगा। वन ऑफ द इंटेलिजेंट मोस्ट स्टूडेंट, फॉर्मेशन में ही प्रॉब्लम है। एंड डी है नो इम्प्रूवमेंट। सही ऑप्शन ही हमें यहाँ पे फ्रेम करके एक ही दे रखा है, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ये यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट के बाद हम स्टूडेंट के लिए कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? प्लूरल फॉर्म। तो हम स्टूडेंट को क्या कर देंगे? स्टूडेंट्स कर देंगे। सो फिर सेंटेंस क्या बनेगा? वी जनरली सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल फॉर दिस अवार्ड। फाइन, we are done with the question number 96. Now let's move further to the question number 97. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, क्या choose करना है? choose करना है no substitution required. कुछ change नहीं करना हो तो we can opt for no improvement. And if we want to change, अगर कुछ change की requirement होती है, so we can go further. Let's see the question. Every Saturday I go out shopping. हर सैटरडे को मैं बाहर जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए। So every Saturday I go out shopping. Very easy. चलिए अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। अब इसका फॉर्मेशन बिल्कुल सही लग रहा है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा that is there or there is a need for any change. But let's see for the option. Every Saturday I go out for shops. No. I go out to shopping. No. I go out for shop. No. सही आंसर तो हमें ऑलरेडी सेंटेंस लग ही रहा है, तो हम क्या चूज करेंगे? डी ऑप्शन को चूज करेंगे, दैट इज नो इम्प्रूवमेंट। फाइन, चलिए ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। एक सेंटेंस को अलग अलग हमने ब्रेक कर दिया है और उस ब्रेक में कहीं ना कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर है जो हमें देखना है। सो लेट्स सी।
वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ। हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो नॉन मैकेनिज्म्स है फिजिकल ग्रोथ के। सो आपको नहीं लगता हैव के साथ बीन भी लगना चाहिए? वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ। आई एम सॉरी, कंटिन्यू टेंस के अकॉर्डिंग, राइट? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैव बीन होना चाहिए। तो कौन से पार्ट में एरर है? ऑप्शन नंबर ए में एरर है। सी, सो हमने ए को टिक कर दिया, यहाँ पे वी हैव बीन होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। आइडेंटिफाई इन दिस सेंटेंस which contains the grammatical error from the given options। चलिए देखते हैं 99th क्वेश्चन को, सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है, सेम क्वेश्चन वैसा ही है। द वैक्सीन स्लैश व्हेन हिट द इंडियन मार्केट, जब वैक्सीन थी उसने हिट किया इंडियन मार्केट को, इज डॉज्ड बाय कंट्रोवर्सी। व्हेन हिट द इंडियन मतलब ऑलरेडी हिट कर चुकी थी, तो इज होना चाहिए या वॉज होना चाहिए? वॉज होना चाहिए, राइट? सो यहाँ पे क्या आएगा? वॉज आएगा। द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट वॉज डॉज्ड बाय कंट्रोवर्सी। फाइन, सो ये यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, जो पार्ट नंबर सी है, उसमें यहाँ पर एरर है। ठीक है, चलिए अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, इसको हम देख लेते हैं। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। अभी हमें इस ईडियम का मीनिंग देखना है। I have a bone to pick with you in this matter। इसमें देखिए डिफरेंस क्या है पहले वाले क्वेश्चन से। पहले वाले सब क्वेश्चन में हमको क्या दिया था? सिर्फ एक पार्ट दिया था और उस पे हमको मीनिंग जज करना होता था। यहाँ पे पूरा सेंटेंस दिया गया है, एक पार्ट को ऑलरेडी ईडियम में दिया गया है, और अब हमको बताना है कौन से पार्ट में क्या है जो ईडियम का मीनिंग है। सो आई हैव अ बोन टू पिक। बोन टू पिक का मतलब होता है किसी से गुस्सा होना, राइट? विथ समवन इन दिस मैटर। यहाँ पे मतलब क्या है कि मैं गुस्सा हूं तुमसे इस मैटर में। फाइन, सो लेट्स सी, आई हैव या फिर आई हैव अ बोन विथ यू इन दिस मैटर। सो आंसर क्या होगा इसका? मीनिंग एम एंग्री, गुस्सा होना, सेल्फिश मोटिव, किसी सेल्फिश कोई रिगार्ड होना, सेल्फलेस मोटिव होना, ठीक है, मतलब खुद का कोई मोटिव ना होना या फिर कोई डिजायर होना। तो जैसे कि मैंने बताया, बोन टू पिक का मतलब होता है गुस्सा होना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? आई एम एंग्री विथ यू इन दिस मैटर। फाइन, सो जब हम ये मीनिंग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? आई एम एंग्री विथ यू इन दिस मैटर। फाइन, सो ये यहाँ पे इसका मीनिंग हो गया। सो here we are done with our total number of questions। हम 100 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। आई होप जो भी हमने सब किया आपको इंटरेस्टिंग लगे, आपको मज़ा आया और आपके लिए आसान भी हुआ इनको सॉल्व करना समझने के साथ साथ। सो अभी नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं कुछ और सॉल्यूशंस के साथ। टिल देन, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।